Hey people, welcome back to the another video. So in the previous video we have already covered Anglo French wars, in which we have covered three Carnatic wars. So in this video we are going to start with rise of independent states in 18th century. 18th century के आसपास कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का उदय हुआ था, जो हालांकि पहले मुग़ल एम्पायर के अंडर थे, लेकिन क्योंकि जो सेंट्रल पावर थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी, यानी मुग़ल डायनेस्टी के जो रूलर्स थे, जो लेट मुग़ल्स थे, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो भी मुग़ल एम्परर हुए वो काफ़ी ज़्यादा नाकारा और काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे। तो वो इतने बड़े एम्पायर जिसके अंदर 21 सूबे हुआ करते थे, इनमें से काफ़ी सारे सूबे खुद को इंडिपेंडेंट घोषित करते गए। और उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि 18th सेंचुरी के अंदर बहुत सारे स्टेट्स इंडिपेंडेंट हुए थे, उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था, एक इंडिपेंडेंट राज्य घोषित कर दिया था। तो ये वाला मैं पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो देखिए, जो स्टेट है और फाउंडर हैं, पहले राज्य था और किसने उसे फाउंड किया, ये बात हालांकि हम लोग पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे, ये बात हम लोग राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पर वो केवल एक ओवरव्यू था। अब इसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और जितने भी स्टेट्स हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अवध नाम का एक स्टेट था जिसकी संस्थापना करी थी, या जिसका नवाब, जो प्रथम नवाब रहा था, वो कौन था? बुरहन उल मुल्क कहा जाता था उसे। उसका नाम क्या था? शहादत खान। शहादत खान उस व्यक्ति का नाम था जो पहला नवाब था अवध का। और इसी व्यक्ति ने अवध को इंडिपेंडेंट घोषित करा था, यानी खुद को इंडिपेंडेंट घोषित करा था मुग़ल एम्पायर से। उसने कहा था कि भाई, अब मैं मुग़ल एम्पायर के अधीन नहीं हूँ, अब मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र हूँ। तो अवध एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करा, किसने? शहादत खान ने। सिमिलरली बंगाल का नवाब जो हुआ वो कौन था? मुर्शिद कुली खान। उसने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित करा मुग़ल एम्पायर से। डेक्कन या फिर हैदराबाद रीजन के अंदर निज़ाम उल मुल्क, जो चिनक्लिच खान था, जिसके अंदर 6 सूबे आते थे, इन 6 सूबों का जो सूबेदार था चिनक्लिच खान, उसने खुद को मुग़ल एम्पायर से इंडिपेंडेंट घोषित किया। वहीं रोहिलखंड, वीर दाऊद एंड अली महमूद खान ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित किया रोहिलखंड के अंदर। सादुल्ला खान ने कर्नाटका के अंदर खुद को इंडिपेंडेंट घोषित किया। भरतपुर के अंदर चूरा मंजाट ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित किया। राजपूताना ने अजीत सिंह ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित किया। सिख स्टेट जो कि पंजाब है, वहाँ पे बंदा सिंह बहादुर ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित किया। मैसूर के अंदर हैदर अली ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित किया। त्रावणकोर के अंदर मर्तांड वर्मा ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित किया। और मराठा एंड पेशवा ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित किया। जो प्रथम मराठा थे वो कौन थे? शिवाजी थे। और जो प्रथम पेशवा थे वो कौन थे? बालाजी विश्वनाथ जी थे। ठीक, तो ये हम पहले वाली वीडियो में अभी कवर कर लिया था, हालांकि ये इस वीडियो का टॉपिक है, पर कोई दिक्कत नहीं, पहले हम लोगों ने पढ़ लिया, इस बार फिर से पढ़ लेते हैं। अब देखिए, अब हम लोग बंगाल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि बंगाल कैसे इंडिपेंडेंट स्टेट बना और कैसे उसके ऊपर ब्रिटिशर्स ने अधिकार किया। देखिए, बंगाल जो था, प्रेजेंट टाइम का जो वेस्टर्न बंगाल है वो, प्रेजेंट टाइम का जो बांग्लादेश है वो, उड़ीसा है वो, ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार का और झारखंड का, इतना सब रीजन मिला के बंगाल बनाता था पहले। इसका मतलब बंगाल के अंदर मैनिपुलेशन होने के बाद जो आज का वेस्ट बंगाल है, इंडिया का जो वेस्ट बंगाल है, वो मैनिपुलेट होने के बाद ऐसा बना है। पहले वेस्ट बंगाल क्या था? वेस्टर्न बंगाल इंक्लूडेड था, बांग्लादेश, उड़ीसा, ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार और झारखंड इंक्लूडेड थे पहले वाले बंगाल के अंदर। तो इसका मतलब बंगाल काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, उसका एक अपना इम्पोर्टेंस था, क्योंकि वह बे ऑफ बंगाल से मिलता था और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ट्रेड पर्पसेस के हिसाब से, और काफ़ी ज़्यादा रिच प्रोविंस भी थी मुगल्स की। बंगाल यूज टू बी द मोस्ट प्रॉस्पेरस स्टेट ऑफ मुगल एम्पायर। देखिए, बताया भी गया है, बंगाल यूज टू बी द मोस्ट प्रॉस्पेरस स्टेट ऑफ मुगल एम्पायर। इन बंगाल देयर वर मैनी फैक्ट्रीज ऑफ ब्रिटिशर्स, डचेस एंड फ्रेंच। क्योंकि मैंने आपको बोला, क्योंकि यह बे ऑफ बंगाल से डायरेक्ट कनेक्टेड था और यहाँ पर
यहाँ से डायरेक्ट कनेक्शन भी, सी रूट का भी प्रॉपर कनेक्शन मिल जाता था। अरेबिया सी में जाते थे, यहीं से इंडियन ओशन में भी चले जाते थे। इसीलिए बंगाल था, काफ़ी यहाँ पे फैक्ट्रीज़ की स्थापना करी गई थी, काफ़ी सारे पोर्ट्स थे जहाँ से ट्रेड पॉसिबल हो पाता था। इसीलिए यहाँ पे काफ़ी सारी फैक्ट्रीज़ भी स्थापना करी गई थी यूरोपियन फैक्ट्रीज़ के द्वारा। कौन कौन? ब्रिटिशर्स ने, डचेस ने और फ्रेंच ने यहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज स्थापना करी थी। और देखिए, जो फ्रेंच था, फ्रेंच ने अपनी चंद्रनगर के अंदर बनाई थी और ब्रिटिशर्स ने अपनी कैलिकटा या फिर वो कैलिकट के अंदर बनाई थी। ठीक, जो कि 3 गांव पहले मिला के बने थे, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सुतनती, गोविंदपुर और कलाईकट। जो किसने दिए थे? अजीम उस शान ने दिए थे, गिफ्ट में। किसे? ब्रिटिशर्स को। इन 1700 मुगल एम्परर औरंगजेब अपॉइंटेड मुर्शीद कुली खान एज द सूबेदार ऑफ बंगाल। 1700 के अंदर, 1700 ईस्वी के अंदर, जो औरंगजेब था, औरंगजेब आलमगीर ने 1700 के अंदर, यानी अपनी मृत्यु से 7 साल पूर्व, 1700 के अंदर औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खान को सूबेदार बनाया था बंगाल का। एट दैट टाइम द कैपिटल ऑफ बंगाल वॉज ढाका। और उस वक्त पर जो बंगाल की कैपिटल थी, ढाका ढाका हुआ करती थी। बट आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुर्शीद कुली खान ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। क्योंकि आप जानते हैं, औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम आया था, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा कुशल शासक नहीं था। वह इतने बड़े बड़े सूबों को ढंग से एडमिनिस्टर नहीं कर पाया, और ना ही इन्हें अपने अधीन बांध कर रख पाया, ना ही इनके अंदर यूनिटी थी। इस वजह से क्या हुआ कि जो मुर्शीद कुली खान था, उसने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया बंगाल के अंदर। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी एन इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ बंगाल। हैंस, इसी के बाद जो प्रथम नवाब ऑफ बंगाल, इसने खुद को, इसका जो प्रथम बंगाल बना नवाब का, वो कौन बना? मुर्शीद कुली खान, जिसका रूलिंग पीरियड 1713 से 1727 तक रहा। 7 और 7 14 साल रहा ये, ठीक है, इसका रूलिंग पीरियड। एंड ही फाउंडेड अ सिटी नेम्ड मुर्शिदाबाद। उसने एक सिटी की स्थापना करी जिसका नाम था मुर्शिदाबाद। एंड ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद। और उसने अपनी कैपिटल को ढाका से मुर्शिदाबाद शिफ्ट कर दिया था। इन 1717, देखिए मैंने पहले बोला था ढाका थी, ढाका से मुर्शिदाबाद उसी के द्वारा फाउंड करी गई एक सिटी जिसका नाम उसने मुर्शिदाबाद रखा था, उसी के अंदर उसने कैपिटल की स्थापना कर दी थी। In 1917, मुगल एम्परर फारुखशियार गेव अ गोल्डन ऑर्डिनेंस टू ब्रिटिशर्स। देखिए, कुछ भी हो, लेकिन जो ब्रिटिश, जो मौर्यन एम्पायर था, उसने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया है, लेकिन फारुखशियार या फिर जितने भी मुगल रूलर थे, वो अभी भी अपने आप को राजा समझते थे। और फारुखशियार ने गोल्डन ऑर्डिनेंस प्रोवाइड कर दिया था। किसे? ब्रिटिशर्स को गोल्डन ऑर्डिनेंस प्रोवाइड कर दिया था कि आप लोग बंगाल के अंदर टैक्स फ्री ट्रेड कर सकते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो खुद को एक तरीके से अभी भी उसका हकदार समझते थे। लेकिन जो क्या कहते हैं, ब्रिटिश जो ये नवाब था मुर्शीद कुली खान, इन्होंने इसका कुछ भी नहीं पूछा, ना इससे कुछ एडवाइस वगैरह ली कि भाई तुमने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया है तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए ना। उन्होंने सीधे कहा, फारुखशियार ने गोल्डन ऑर्डिनेंस प्रोवाइड कर दिया था ब्रिटिशर्स को, अंडर विच ब्रिटिशर्स वर गिवन टैक्स फ्री ट्रेड राइट इन बंगाल के अंदर वो टैक्स फ्री ट्रेड कर सकते थे। तो इसका मतलब जो फारुखशियार था, उस वक्त पर भी वो समझता था कि भाई ये प्रोविंस भी मेरे अंडर ही है। मुर्शीद कुली खान, जो मुर्शीद कुली खान था, उसकी मृत्यु हो जाती है। मुर्शीद कुली खान को सक्सीड करता है कौन? सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन सुजाउद्दीन जो था वो सन इन लॉ था, यानी दामाद था मुर्शीद कुली खान का। सुजाउद्दीन वॉज सन इन लॉ ऑफ मुर्शीद कुली खान। और इन द रूलिंग पीरियड ऑफ मुर्शीद कुली खान ही वॉज डिप्यूटी गवर्नर ऑफ उड़ीसा। देखिए, मुर्शीद कुली खान के रूलिंग पीरियड के अंदर, मुर्शीद कुली खान के शासनकाल के अंदर वह कौन था? डिप्यूटी गवर्नर था उड़ीसा का। और इन 1733 सुजाउद्दीन कॉन्कर्ड बिहार एंड ही अपॉइंटेड अली वर्दी खान एज द सूबेदार ऑफ बिहार। देखिए, जो अलीवर्दी खान था, अलीवर्दी खान को उसने सूबेदार अपॉइंट कर दिया था बिहार का। सुजाउद्दीन ने 1733 के अंदर, क्योंकि बंगाल से ही कनेक्टेड था बिहार, तो बिहार के ऊपर उसने हमला कर दिया। 1733 के अंदर उसने कॉन्कर कर लिया था बिहार को। और ही अपॉइंटेड अलीवर्दी खान एज द सूबेदार ऑफ बिहार। उसने अलीवर्दी खान को सूबेदार बना दिया था बिहार का। सुजाउद्दीन खान वो सक्सीडेड बाय हिज सन सरफराज खान। सुजाउद्दीन खान का जो उत्तराधिकारी बना वो कौन बना? सरफराज खान।
और सरफराज खान के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि ही टुक द टाइटल ऑफ आलम-उद-दौला हैदरगंज। आलम-उद-दौला हैदरगंज का जो टाइटल उपाधि धारण करी थी सरफराज खान के द्वारा। और 10 मार्च 1740 के अंदर, यानी एक युद्ध हुआ था किसके बीच में, सरफराज खान के बीच में और अलीवर्दी खान के बीच में, जो क्या था, बैटल ऑफ घेरिया। देखिए क्या होता है कि अलीवर्दी खान को ये रास नहीं आता, उसे पसंद नहीं हुआ, उसे अच्छा नहीं लगा कि सरफराज खान उसके को शुजाउद्दीन को सक्सीड कर लेता है। तो अलीवर्दी खान सरफराज खान को घेरिया के युद्ध के अंदर, जो कि 10 मार्च 1740 के अंदर हुआ था, उसके अंदर वह सरफराज खान को हरा देता है। एंड ही हिमसेल्फ बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल, और वह खुद को नवाब घोषित कर देता है बंगाल का, जिसे सूबेदार बनाया था शुजाउद्दीन ने जिसे सूबेदार बनाया था बिहार का, वही व्यक्ति शुजाउद्दीन के पुत्र सरफराज खान के अगेंस्ट एक बैटल लड़ता है जिसका नाम था घेरिया का बैटल, या फिर बैटल ऑफ युद्ध, घेरिया का युद्ध, जिसके अंदर अलीवर्दी खान सरफराज खान को पराजित कर देता है। और इन दिस बैटल अलीवर्दी खान डिफीटेड सरफराज खान एंड ही हिमसेल्फ बिकेम द रूलर ऑफ बंगाल, और उसने खुद को नवाब ऑफ बंगाल घोषित कर देता है। सरफराज खान के बाद अलीवर्दी खान का शासनकाल आता है। ये 1740 से 1756 तक शासनकाल करता है। ही वॉज द ग्रेटेस्ट नवाब ऑफ बंगाल। देखिए जितने भी नवाब हुए बंगाल के अंदर, यह सबसे ज़्यादा महानतम नवाब माना जाता है बंगाल का। एंड ही बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल, और उसने खुद को घोषित किया किसका, नवाब बंगाल का। बिहार का सूबेदार वो था ही, तो उसने बिहार भी उसी के अंडर आता था, तो उसने नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ बिहार और नवाब ऑफ उड़ीसा का खुद को नवाब घोषित कर दिया था। और बट इन 1751 1700 बट इन 1751 मराठाज अटैक्ड उड़ीसा। मराठाज ने उड़ीसा के ऊपर हमला कर देते हैं। जो मराठा थे वो उड़ीसा के ऊपर हमला कर देते हैं। और मराठा का ही सेनापति कौन था उस वक्त, रघुजी भोसले मराठा के सेनापति थे। वो हमला किस पर कर देते हैं, उड़ीसा के ऊपर हमला कर देते हैं। और इस हमले के अंदर जो मराठा होते हैं वो क्या छीन लेते हैं, उड़ीसा को छीन लेते हैं, या फिर उड़ीसा को कॉन्कर कर लेते हैं नवाब, जो कि कौन था, अलीवर्दी खान, उससे। देखिए आफ्टर दिस अटैक ही गेव उड़ीसा टू मराठा। तो जो उड़ीसा होता है वो किसे दे दिया जाता है, मराठा को दे दिया जाता है। बिसाइड्स ही एक्सेप्टेड दैट ही विल गिव 12 लाख रुपीज़ पर ईयर एज चौथ टू मराठाज। और इसके बाद जो अलीवर्दी खान होता है वो यह भी स्वीकार कर लेता है कि वह हर साल 12 लाख पाउंड्स 12 लाख रुपए हर साल दिया करेगा एज अ फॉर्म ऑफ चौथ एक टैक्स हुआ करता था जो मराठा के टाइम पे लगा करता था। जब हम लोग आगे मराठा एम्पायर पढ़ेंगे, मराठा डायनेस्टी पढ़ेंगे, तब उसके अंदर हम लोग चौथ के बारे में बात करेंगे। तो ये एक टाइप का टैक्स हुआ करता था। तो इसने 12 लाख पर ईयर 12 लाख रुपीज़ पर एनम के हिसाब से चौथ देने का भी स्वीकृति कर ली थी। इन 1756 1756 के अंदर अलीवर्दी खान डाइड बाय डिसेंट्री। अलीवर्दी खान की अतिसार रोग से मृत्यु हो जाती है 1756 के अंदर। अब देखिए नोट है कि ही सेड दैट अलीवर्दी खान ही एक ऐसा व्यक्ति था जो पहचान गया था कि ब्रिटिशर्स की नियति क्या है, ब्रिटिशर्स क्या करना चाहते थे, उनका मेन मोटिव वह समझ गया था पहले ही। वह जानता था कि जो ये ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग तो सिर्फ कर, मतलब कहने वाली बात है, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस ट्रेडिंग की आड़ में ही वह अपने पूरे देश अपने पूरे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर भी राज करना चाहते हैं। और लोकल पॉलिटिक्स के अंदर तभी ये लोग इतना ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, तभी इतना ज़्यादा ये क्या कहते हैं, उन्होंने फोर्टिफिकेशन वगैरह कर रहे हैं अपनी फैक्ट्रीज़ का। ही सेड दैट ब्रिटिशर्स, और इसी ने कहा था कि दैट ब्रिटिशर्स आर लाइक हनी बीज हुज हनी वन में रीप फ्रॉम द बेनिफिट, जिसमें से एक व्यक्ति शहद प्राप्त कर सकता है इन्हीं हनी बी से, यानी ब्रिटिशर्स से प्रॉफिट प्राप्त कर सकता है अगर वो इनके अकॉर्डिंगली चले। पर अगर कोई इनके डिस्टर्ब करेगा, अगर कोई इन्हें डिस्टर्ब करेगा तो दे वुड स्टिंग दैट पर्सन टू डेथ, तो वो उसे इतने बार स्टिंग करेंगी, या फिर स्टिंग कहते हैं कि काटेंगी, या फिर डंक चुभोएंगी, इतनी बार डंक चुभोएंगी कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। देखिए ही सेड दैट द ब्रिटिशर्स आर लाइक हनी बीज हुज हनी वन में रीप फॉर बेनिफिट, बट इफ एनीवन डिस्टर्ब्स देम दे वुड स्टिंग दैट पर्सन टू डेथ, तो उस व्यक्ति को मार देंगे।
अलीवर्दी खान वो सक्सीडेड बाय हिज ग्रैंडसन सिराजुद्दौला। जो अलीवर्दी खान था उसे उसके ग्रैंडसन ने सक्सीड किया, जिसका नाम था सिराजुद्दौला, क्योंकि इसकी तो मृत्यु हो गई थी अलीवर्दी खान की 1756 के अंदर। तो अब देखिए सिराजुद्दौला, हमने पहले शुजाउद्दीन पढ़ा था, अब सिराजुद्दौला के बारे में पढ़ते हैं। नामों में कंफ्यूज मत होइएगा। ऑन 4th of June 1756 ही अटैक्ड कासिम बाजार ऑफ कैलकटा। अब देखिए सिराजुद्दौला के पीछे एक बड़ी स्टोरी है। अब आप, मैंने जब ये अपनी थर्ड कार्नेटिक वॉर हुई थी, जिसके अंदर मैंने 1757 का उल्लेख किया था कि बैटल ऑफ प्लासी का, कि 1757 के अंदर बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। मैंने आपको उस पिछले वीडियो में बोला था कि एक स्टोरी है इसके पीछे, तो मैंने इसीलिए इसमें नहीं बताई थी, क्योंकि मैं इसमें बताने वाला हूँ वो। तो ऑन 4th of June 1756 ही अटैक कासिम बाजार ऑफ कैलकटा। देखिए क्या होता है कि सिराजुद्दौला समझ गया था कि भाई ये लोग जो ब्रिटिशर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं किसके बीच में, किसमें, बंगाल के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अपनी इच्छा अनुसार कर रहे हैं, ये मेरे को इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो क्या होता है कि जब इसे पता चलता है, जब ब्रिटिशर्स को पता चलता है कि अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई है, तो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच दोनों के दोनों अपनी फैक्ट्री को सेटअप करने में और वहीं पर फोर्टिफिकेशन करने में लग जाते हैं। तो जो आप जानते ही हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे, उनकी तो प्रेसिडेंसी थी कैलकटा, तो वो वहाँ पर कैलकटा में एक फैक्ट्री को फोर्टिफाई करने लग जाते हैं, और वहीं दूसरी जगह फ्रेंच भी अपनी फैक्ट्री को फोर्टिफाई करने लग जाते हैं, या फिर फ्रेंच को एक फैक्ट्री सेटअप करने लग जाते हैं। कहाँ पर? चंद्रनगर के अंदर। तो अब क्या होता है कि सिराजुद्दौला सबसे पहले तो एक वार्निंग देता है, किसे? दोनों ट्रेडिंग कंपनीज को, फ्रेंच को और ब्रिटिशर्स को। अब जब दोनों को वह एक वार्निंग प्रोवाइड करता है, तो फ्रेंच तो समझ जाते हैं कि भाई देखो, अब भाई अगर नवाब नहीं चाह रहा है तो फिर भाई यहाँ पे ऐसी तैसी कर देगा ये। हालांकि पर ब्रिटिशर्स, ये करीब 21-23 साल की उम्र में बन गया था राजा, ये 23 साल की उम्र में बना था राजा, वो नवाब सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला जब 23 साल की उम्र में बना था, तो ब्रिटिशर्स इसे हल्के में लेने लगे कि भाई क्या ही कर पाएगा, ये तो नया लड़का है, इसे तजुर्बा कुछ भी नहीं है। लेकिन फ्रेंच ने तो पहली बार में ही एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ठीक है, अब नवाब ने बोल दिया है कि आप लोग यहाँ पर फैक्ट्री सेटअप नहीं करेंगे, तो फिर नहीं करते। तो इसलिए चंद्रनगर में फ्रेंच ने तो अपनी फैक्ट्री सेटअप नहीं करी, फोर्टिफिकेशन स्टार्ट नहीं करा अपनी फैक्ट्री का, ठीक। लेकिन ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इसकी बिल्कुल नहीं सुनी। अब अपने ईगो पे आ गई, भाई की ईगो पे बात आ गई थी अब सिराजुद्दौला के, कि भाई मैंने ऐसे, नवाब हूँ मैं यहाँ का, मेरी तुम सुन नहीं रहे हो, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो इस बात से बहुत ही ज़्यादा खफा होके कि ब्रिटिशर्स अपनी मनमानी कर रहे हैं, और ये कैसे किसी के क्षेत्र के अंदर बिना परमिशन के ये सब कुछ कर सकते हैं। और हालांकि मैंने जब इन्हें रोकने की कोशिश करी तब भी ये नहीं रुके। तो इस बात से खफा होकर सिराजुद्दौला क्या करता है, अटैक कर देता है किसके ऊपर? ब्रिटिशर्स के उसी फोर्ट के ऊपर। ऑन 4th of June for 1756 ही अटैक कासिम बाजार ऑफ कैलकटा। वह कैलकटा के कासिम बाजार के ऊपर हमला कर देता है, और यह हमला इतना भयंकर था कि ब्रिटिशर सरेंडर कर देते हैं सिराजुद्दौला के सामने। अब ठीक है भाई, उन्होंने सरेंडर कर दिया। ऑन 16th June 1756 सिराजुद्दौला कॉन्कर्ड फोर्ट विलियम, और 1756 के 16 जून के अंदर सिराजुद्दौला ने हथिया लिया था किसे? फोर्ट विलियम, जो कि कैलकटा के अंदर बनवाया था ब्रिटिशर्स ने। तो इसी का फोर्टिफिकेशन कर रहे थे वो लोग, तभी फोर्ट विलियम को हत्या लेता है कौन? सिराजुद्दौला। एंड ही चेंज द नेम ऑफ कैलकटा इनटू अलीनगर, और वह जो कैलकटा प्रेसिडेंसी थी ब्रिटिशर्स की, उसे किस में बदल देता है? उसका नाम बदल के अलीनगर में बदल देता है। अभी आगे देखिएगा कि अलीनगर की संधि आएगी, तो वो इसी अलीनगर से संबोधित करी गई है, इसीलिए इसे कहते हैं अलीनगर की संधि। ठीक, कैलकटा को अलीनगर नाम दे देता है। अब देखिए 16 जून में ये हुआ। अब 20 जून 1756 के अंदर क्या होता है कि फोर्ट विलियम कैलकटा के ऊपर इसने हमला करा था। अब इसी के अंदर क्या हो जाती है, एक काल कोठरी की घटना को अंजाम देता है कौन? सिराजुद्दौला। ब्लैक होल ट्रेजेडी, जिससे ब्रिटिशर्स थर थर काँप गए थे। और हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा इल ह्यूमन एक्ट था, पर मेन बात ये है कि उकसाया किसने था भाई, सीधी बात। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी, हालांकि ये सिराजुद्दौला की गलती भी थी, जिस वजह से इसे आगे काफ़ी ज़्यादा फेस भी करना पड़ेगा। ब्लैक होल ट्रेजेडी करवाता है सिराजुद्दौला। इसके अंदर कहा जाता है कि 146 यहीं से सैनिक, या फिर जो उसके ब्रिटिश कमांडर भी था, इसके अंदर एक आर्मी चीफ था इसके अंदर एक,
मैं बाद में आपको बाद में बताता हूँ। 146 के अंदर 146 लोग अरेस्ट कर लिए जाते हैं इसी ब्लैक होल ट्रेजेडी के अंदर, और इन 146 लोगों को एक काल कोठरी में डाल दिया जाता है जहाँ ना प्रॉपर वेंटिलेशन था, ना प्रॉपर मतलब समझ लीजिए बिल्कुल अंधेरा था, एकदम गहरा अंधेरा था, हवा भी नहीं आ रही थी, बिल्कुल वेंटिलेशन नहीं था, और समझ लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा सफोकेशन के अंदर इन 146 अरेस्टेड पर्सनस को रखा गया था। अब इन जब 146 अरेस्टेड पर्सन को 2 दिन तक वहाँ पर रखा गया, और जब 2 दिन के बाद गेट खोला तो उसमें से मात्र 23 लोग जिंदा बचे थे और 123 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है क्योंकि काफ़ी सारे लोग मर गए थे। अब इन 23 लोग जो जिंदा बचे उन्हीं में से एक कौन था, ब्रिटिश आर्मी चीफ भी था जिसका नाम था विलियम हॉलवेल। विलियम हॉलवेल एक ब्रिटिश आर्मी चीफ था जो इन 23 लोगों में जिंदा बचा था। अब उसके बाद क्या होता है, जब ये बात पता चलती है, और जब ये मतलब कैसे बताया, ये ब्रिटिश आर्मी चीफ ने अपनी बुक के अंदर बताया है, जिसकी विलियम हॉलवेल्स ने अपनी बुक लिखी थी, क्या था, अलाइव द वंडर्स। अलाइव द वंडर्स से हमें पता चलता है इसके बारे में, ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में। अब देखिए, जब ये किताब के बारे में जब इस ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में पता चलता है ब्रिटिशर्स को, तो देखिए मैंने आपको बोला था ना 3 प्रेसिडेंसीज थी। एक तो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, एक कैलिकट प्रेसिडेंसी थी, और एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी। तो इन्होंने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने आदेश दिया कि मद्रास प्रेसिडेंसी से एक टुकड़ी जाए और किसके ऊपर हमला करे, सिराजुद्दौला के ऊपर हमला करे। तो यहाँ से एक टुकड़ी निकलती है, कहाँ, किसके लिए, एडमायरल वॉटसन, जिसे कौन कमांड कर रहे होते हैं, एडमायरल वॉटसन और कर्नल रॉबर्ट क्लाइव। एक टुकड़ी निकल के जाती है, इसमें कौन कौन थे, एडमायरल वॉटसन थे और कर्नल रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक, अब 2 जनवरी 1757 के अंदर ब्रिटिशर्स कॉन्कर्ड कैलकटा अगेन। अब क्या होता है कि ये लोग जाते हैं और किस पर हमला कर देते हैं, सिराजुद्दौला के ऊपर हमला कर देते हैं। अब सिराजुद्दौला पर हमला करने के बाद, क्योंकि भाई देखिए जो ओवरऑल ब्रिटिशर्स थे उनके पास टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, इनके पास वेपन काफ़ी ज़्यादा एडवांस थे, जिस वजह से ये लोग किसे हरा देते हैं, सिराजुद्दौला को हरा देते हैं। अब सिराजुद्दौला को हराने के बाद वह कैलकटा को द्वारा अपने हक के अंदर कर लेते हैं, अपने अधिकार के अंदर कर लेते हैं। ठीक है, अब 9 फरवरी 1757 9 फरवरी 1757 के अंदर एक ट्रीटी होती है, अलीनगर की संधि। मैंने आपको बोला था इसे अलीनगर से संबोधित किया जाता है, ट्रीटी ऑफ अलीनगर, जिसके अंदर रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला शामिल होते हैं। किसके बीच में होती है, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में। अब इसके अंदर कुछ समझौते किए जाते हैं, क्योंकि अब देखिए मेन बात ये थी कि सिराजुद्दौला तो हार चुका था, क्योंकि मद्रास प्रेसिडेंसी से एक टुकड़ी आ गई थी। अब भाई देखिए, जब कहीं पे सेना की कमी पड़ जाती है, यानी कि कलकत्ता के अंदर सेना की जितनी थी उसे तो लपेट लिया था सिराजुद्दौला ने। अब सिराजुद्दौला ने सबको तो हरा दिया था, तो अब मद्रास प्रेसिडेंसी से एक टुकड़ी आती है और वो सिराजुद्दौला पे हमला कर देती है और सिराजुद्दौला को हरा देती है। अब सिराजुद्दौला को हराने के बाद ट्रीटी ऑफ अलीनगर होती है, जिसके अंदर कौन कौन पार्ट लेता है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला पार्ट लेते हैं। और क्योंकि देखो जो हारने वाली पार्टी है उसे तो अब दबना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं करता तो ये लोग इस पर शासन कर ही लेते बंगाल पर। हालांकि वो बाद में भी कर ही लेते हैं, पर लेकिन सिराजुद्दौला अपनी पूरी कोशिश करता है कि भाई जितनी इनकी जो मांगे हैं वो मैं पूरी करूं और फिर से मैं नवाब की पोजीशन पे आ जाऊं। तो क्या होता है, फॉलोइंग आर द पैक्ट्स ऑफ दैट ट्रीटी। समझौते करे गए थे कुछ, वो कौन कौन से थे। प्रथम था, जो सबसे पहला था, द नवाब ऑफ बंगाल विल नॉट इंटरवीन इन द ट्रेड राइट्स ऑफ ब्रिटिशर्स गिवन बाय मुगल एम्पर। जो सबसे पहला पैक्ट रखा था, सबसे पहला समझौता रखा था ब्रिटिशर्स ने सिराजुद्दौला के सामने, कि नवाब ऑफ बंगाल, जो बंगाल का नवाब है, वो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगा किसके किसके अंदर, जो राइट्स प्रोवाइडेड हैं ब्रिटिशर्स को, किसके द्वारा, मुगल एम्परर के द्वारा। जो मुगल एम्परर ने राइट्स प्रोवाइड कर दिए हैं ब्रिटिश को, जो ट्रेडिंग राइट्स प्रोवाइड कर दिए हैं ब्रिटिशर्स को, उसके अंदर वो बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कौन नहीं करेंगे, नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल का नवाब इंटरवीन नहीं कर सकता ट्रेडिंग राइट्स ऑफ ब्रिटिशर्स के अंदर, जो कि मुगल एम्परर्स के द्वारा दिए गए हैं। अब ब्रिटिशर्स विल गेट अ फ्री पास फॉर ट्रेड इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। और ब्रिटिशर्स को एक फ्री पास मिलेगा, किसके लिए,
ट्रेड करने के लिए कहाँ पे, बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर, उड़ीसा के अंदर। यानी जितने का नवाब था सिराजुद्दौला, उसके ऊपर सिराजुद्दौला, क्योंकि देखिए जो अलीवर्दी खान था वो नवाब था किसका, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। उसके सक्सीड करा किसने, सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला भी बिहार, उड़ीसा और बंगाल का नवाब था। तो उसने बोला कि फ्री पास, ब्रिटिशर्स विल गेट अ फ्री पास फॉर ट्रेड इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है। द ब्रिटिशर्स विल मेंटेन अ फोर्ट इन कैलकाटा। ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, एक फोर्ट मेंटेन करेंगे कैलकाटा, फोर्टिफिकेशन इन कैलकाटा। यानी जो वो पहले कर रहे थे, जो पहले फोर्टिफिकेशन कर रहे थे कैलकाटा के अंदर, वह उसे कंटिन्यू करेंगे, या फिर सीधे कह सकते हैं कि वो अपने एक कैलकाटा के अंदर एक फोर्ट की स्थापना करेंगे। ब्रिटिशर्स विल इशू देयर ओन करेंसीज। अब देखिए कितनी मिट्टी गीली हो गई है, बताओ। ब्रिटिशर्स विल इशू देयर ओन करेंसीज, अब ब्रिटिशर्स खुद अपनी करेंसी को इशू करेंगे नई। अब ईच एंड एवरी थिंग विल बी रिटर्न टू ब्रिटिशर्स विच वॉज कॉन्कर्ड या एक्वायर्ड बाय द नवाब। अब देखिए जब हमला करा था कासिम बाजार के ऊपर सिराजुद्दौला ने, तो उसने जितनी भी प्रेसिडेंसी के साथ साथ जितनी भी उसके द्वारा कब्जाई हुई चीज़ें थीं, एवरीथिंग विच वॉज एक्वायर्ड या फिर ऑब्टेन या कॉन्कर्ड बाय द नवाब सिराजुद्दौला वॉज रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न टू ब्रिटिशर्स अकॉर्डिंग टू द पैक्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ अलीनगर। ठीक है। एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग विल बी रिटर्न टू ब्रिटिशर्स विच वॉज कॉन्कर्ड या एक्वायर्ड बाय द नवाब। नवाब ने जो कुछ भी चीज़ लूटी पाटी थी वो सब कुछ वापस कर दी जाएगी, किसको, ब्रिटिशर्स को ही वापस कर दी जाएगी। ठीक है। ये रॉबर्ट क्लाइव ने करा था इसके समझौता। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में। ऑन 23 मार्च 1757 ब्रिटिशर्स एक्वायर्ड चंद्रनगर फ्रॉम फ्रेंच। अब देखिए क्या होता है कि मैंने आपको पहले इसीलिए नहीं बताया था, ये देखिए जो बैटल ऑफ प्लासी के बाद मैंने आपको बताया था, ये बैटल ऑफ प्लासी थी। अब इसके बाद एक बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या होता है, ये बैटल ऑफ प्लासी अभी आएगी। ठीक है। ऑन 23 मार्च 1757 के अंदर अब ये सोचते हैं, नवाब सोचते हैं, वो ब्रिटिशर्स सोचते हैं कि भाई देखो कुछ भी हो, सिराजुद्दौला को भले ही हमने लॉलीपॉप खिला दिया अभी कि भाई तुझे ये समझौते कर ले, ये समझौते कर ले, तभी तुझे मिलेंगे, पर हमें चाहिए बंगाल अपने हाथ में, हम करेंगे इसका हिसाब अच्छे तरीके से, हमें ये चाहिए ही चाहिए। तो वो हालांकि उन्होंने सोचा था कि सिराजुद्दौला को मारेंगे, पर वो अभी उससे पहले सोचते हैं कि उससे पहले यहाँ पे फ्रेंच अपनी चंद्रनगर के अंदर वो बना रहे हैं, फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं। तो भाई एक जंगल में एक ही शेर रह सकता है। तो उन्होंने क्या करा, 23 मार्च 1757 के अंदर ब्रिटिशर्स एक्वायर्ड चंद्रनगर फ्रॉम फ्रेंच। उन्होंने चंद्रनगर को एक्वायर कर लिया फ्रेंच से। इन दिस मीर जाफर एंड राय दुर्लभ, जो कि सेनापति हुआ करते थे किसके, सिराजुद्दौला के, उन्होंने मदद करी थी ब्रिटिशर्स की। देखिए मीर जाफ़र और राय दुर्लभ ये कौन थे, दो सेना नायक थे किसके, सिराजुद्दौला के। सिराजुद्दौला ने एक सेना खड़ी कर रखी थी ना, तो उसके सेना नायक थे मीर जाफ़र और राय दुर्लभ। ठीक, इन्होंने मदद करी थी किसकी, ब्रिटिशर्स की मदद करी थी किसके अगेंस्ट, चंद्रनगर में इनको हथियाने के लिए। और इन्होंने मदद क्यों करी थी, क्योंकि इन्होंने संधि कर ली थी ब्रिटिशर्स के साथ कि भाई देखो मीर जाफ़र बिल्कुल भी खुश नहीं था सिराजुद्दौला के गद्दी पर बैठने से, क्योंकि मीर जाफ़र अलीवर्दी खान के बाद जब मीर जाफ़र जब सिराजुद्दौला राजा नवाब बना, तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया मीर जाफ़र को, क्योंकि मीर जाफ़र बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। और वही रॉबर्ट क्लाइव भी एक बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। जैसे रॉबर्ट क्लाइव बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था कि भाई बंगाल फिर से नवाब के अंदर आ गया है किसके, सिराजुद्दौला के, तो वैसे ही उसे पूरा बंगाल चाहिए था रॉबर्ट क्लाइव को, कि भाई इसके ऊपर सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार चले, और कोई कहने के लिए भी कोई व्यक्ति ना रहे जो इसके ऊपर ट्रेड करे हमारे अलावा। तो सीधे इसलिए उन्होंने सोच तो रखा था कि वो सिराजुद्दौला को मारेंगे। और वहीं पे एक और दूसरा व्यक्ति था राय दुर्लभ, ये दोनों सेना नायक थे। मीर जाफ़र ने कहा ब्रिटिशर से कि भाई देखो तुम सिराजुद्दौला को निपटा देना, उसके बाद मुझे नवाब बना देना। तो इन्होंने कहा भाई ठीक है बना देंगे, पर तुम उससे पहले चंद्रनगर एक्वायर करने में हमारी मदद करो फ्रेंच के अगेंस्ट। तो मीर जाफ़र और राय दुर्लभ ने मदद करी थी। ऑन 23 जून 1757 के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी किस किस के बीच में, हालांकि ये सबसे ज़्यादा 1-1.5 घंटे की लड़ाई थी सिर्फ,
बैटल ऑफ प्लासे, प्लासे का युद्ध किस किस के बीच में, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में। और कहा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा छोटी लड़ाई थी, क्योंकि इसके अंदर मीर जाफ़र, यानी जब किसी की सेना ही नहीं रहेगी, जब सेना ही उसके विरुद्ध खड़ी होगी, सेना नायक कौन कौन थे, सेना नायक थे अपने मीर जाफ़र और राय दुर्लभ। अब जब यही दोनों ने सपोर्ट नहीं करा, यही दोनों पीठ में खंजर घोंप गए, तो फिर कैसे कोई आदमी जीत सकता था। तो सिराजुद्दौला की बहुत जल्दी हार हो गई। तो इन दिस बैटल रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड एंड किल्ड सिराजुद्दौला, और इस बैटल के अंदर क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला को हरा देता है और मार देता है। अब देखिए, इतिहास गवाह है कि इतिहास वफादारों से ज़्यादा दगाबाजों को याद रखता है, सीधी बात। अब वफादारों से ज़्यादा दगाबाजों को याद रखता है, तो जो दगाबाज थे वो कौन थे, मीर जाफ़र थे और राय दुर्लभ थे। ये तो आपको हर जगह पता चल जाएगा। पर जो इसके वफादार थे वो कौन थे, मोहनलाल और मीर मदान। इन लोगों की भी मृत्यु हो गई थी किस वक्त, सिराजुद्दौला के साथ लड़ते लड़ते। ये इतने ज़्यादा वफादार थे। पर खैर कोई बात नहीं, कहते ही हैं ना, मैंने वो बोला कि हिस्ट्री मतलब जो इतिहास गवाह है कि वफादार से ज़्यादा दगाबाजों को याद करा जाता है। जैसे आपने हुमायूं के वक्त में आप पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोला होगा कि इतिहासकारों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं अगर अपने सभी भाइयों को मरवा देता और उनके अंदर बराबर बराबर राज्य नहीं बांटता, तो फिर वह एक बहुत अच्छा शासक हो सकता था। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भाई वो लोग जो इतिहासकार हैं वो सिर्फ इसी के ऊपर नज़र रखते हैं कि भाई कौन अच्छा राजा है, किसने कितनी मारकटाई करी है, कितना कुछ करा है। पर खैर वो तो उनका एक पर्सपेक्टिव है देखने का, अपने लोगों को पढ़ने से मतलब है सिर्फ। अब देखिए मीर जाफ़र का उसके बाद, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने वादा करा था किससे, मीर जाफ़र से, कि भाई तुम हमें सिराजुद्दौला को हराने में मदद करो, हम तुम्हें बिठा देंगे गद्दी पे। अब मीर जाफ़र बन जाता है नवाब 1757 से 1760 तक। जो रॉबर्ट क्लाइव बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, और रॉबर्ट क्लाइव क्या बन जाता है, गवर्नर बन जाता है बंगाल का 1757 से 1760 तक। जितने तक ये रहा उतने तक यही गवर्नर रहा। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव कहाँ चला जाता है, ब्रिटेन चला जाता है। और जब ब्रिटेन चला जाता है अपना रॉबर्ट क्लाइव, तो उसके उसी साल 1760 के अंदर एक एक्टिंग गवर्नर कौन बन जाता है, विलियम हॉलवेल, जो आर्मी चीफ था, जो यहाँ पे पकड़ लिया था सिराजुद्दौला ने, मारा था, जिसमें मराई दी थी 23, जिसमें से जो 23 में से एक व्यक्ति जिंदा बचा था। ब्रिटिश का जो आर्मी चीफ था विलियम हॉलवेल, वही एक्टिंग गवर्नर बनता है 1760 के अंदर, जब रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटेन चला जाता है 1760 के अंदर। और 1760 के अंदर एक नया गवर्नर मतलब बनता है। वो कौन बनता है, वेंसीटार्ट। वेंसीटार्ट बिकेम द नेक्स्ट गवर्नर। और जो मीर जाफ़र था, अब देखिए मीर जाफ़र की तो दोस्ती रॉबर्ट क्लाइव से थी, रॉबर्ट क्लाइव चला गया बंगाल, तो वेंसीटार्ट से इसका कुछ अनबन हो जाती है, जिसके बाद वेंसीटार्ट इसे हटा देता है, मीर जाफ़र को हटा देता है, और उसी के सन इन लॉ को, यानी उसी के दामाद को, मीर कासिम को क्या बना देता है, नवाब बना देता है बंगाल का। तो मीर जाफ़र का जो कि शासनकाल 1757 से 1760 तक चला। तो 1760 के अंदर मीर कासिम को नवाब बना दिया जाता है बंगाल का वेंसीटार्ट के द्वारा। 1760 से 1763 तक ये राज करता है। अब देखिए ये बात बिल्कुल सही थी कि मीर कासिम ये बात बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझता था कि जैसे मीर जाफ़र उनके हाथों की कठपुतली थी, तो वैसे ही ये लोग चाहेंगे कि मीर कासिम भी बना रहे। पर मीर कासिम को बिल्कुल भी इंटरवीन पसंद नहीं था, किसका, उनका बंगाल क्या कहते हैं, ब्रिटिशर्स का। तो देखिए सबसे पहले तो ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, उसने मुर्शिदाबाद से कैपिटल मुंगेर के अंदर शिफ्ट कर दी थी। और इसी मुंगेर के अंदर उसने क्या करा था, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपनी एक सेना तैयार करना स्टार्ट करा दी थी। उन्हें प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया था, उन्हें ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया था, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट के, ताकि अगर ब्रिटिशर्स कुछ ऐसा करते, कुछ अनएक्सपेक्टेड करते हैं, तो वो उसका मुकाबला कर पाए। पर यही बात किसे पता चल जाती है, वेंसीटार्ट को पता चल जाती है। अब जब ये बात वेंसीटार्ट को पता चलती है, तो 1763 के अंदर ब्रिटिशर्स अटैक कर देते हैं मीर कासिम के ऊपर, और मीर कासिम वहाँ से बचकर निकल जाता है, और कहाँ पहुँच जाता है, अवध में पहुँच जाता है मदद मांगने के लिए, संरक्षण मांगने के लिए। और उस वक्त जो अवध का नवाब होता है वो कौन होता है, शुजाउद्दौला होता है। अब देखिए सिराजुद्दौला और शुजाउद्दौला दो अलग अलग पर्सनैलिटी हैं, तो आप इन दोनों को मिक्स मत करिएगा, ठीक। शुजाउद्दौला नवाब का वध था और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, ठीक है।
नवाब का बात बोल रहा हूँ, अवध का नवाब था शुजाउद्दौला और बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। ठीक है। अब जो मीर कासिम अवध पहुंच जाता है, तो अब देखिए जब मीर कासिम यहाँ से चला गया, 1763 के अंदर हमला करा और मीर कासिम बच के भाग गया, तो उसके बाद फिर से राजा बना दिया जाता है। 1763 के अंदर नवाब बना दिया जाता है। किसे बना दिया जाता है? मीर जफ़र को ही, जो पहले था उसे ही द्वारा बना दिया जाता है नवाब। अब 22 अक्टूबर 1764 के अंदर 22 अक्टूबर 1764 के अंदर बैटल ऑफ बक्सर होती है। बक्सर का युद्ध होता है किस किस के बीच में? अब देखिए जो ये नवाब था, जो ये पहले नवाब था मीर कासिम, जो था जो अवध भाग गया था शुजाउद्दौला की शरण में, तो वो क्या करता है, वो आर्मी इकट्ठी करता है किस किस की? शाह आलम द्वितीय की, जो कि मुगल एम्परर था। मैंने आपको बताया शाह आलम द्वितीय जो एक मुगल एम्परर था। मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप नोट्स में फेमिलियर फील करो। शुजाउद्दौला, वो शाह आलम द्वितीय, ये देखिए शाह आलम द्वितीय। इसमें मैंने आपको बताया था कि 1764 के अंदर इसी के शासनकाल के अंदर बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। तो यही बैटल ऑफ बक्सर मैंने यहाँ पे आपको फिर से बताया है बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। बैटल ऑफ बक्सर 1764 के अंदर, जिसमें कौन कौन था? शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और सिराजुद्दौला। देखिए नहीं, सिराजुद्दौला नहीं होगा यहाँ पे, शुजाउद्दौला होगा, शुजाउद्दौला होगा। ठीक है, इसे मैं ठीक करूँगा, रुक जाइए अभी ठीक कर देते हैं। देखिए शुजाउद्दौला मैंने इसे ठीक कर दिया है। आप लोग भी एक बार थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, थोड़ी बहुत गलतियाँ मैं भी इंसान हूँ, हो ही जाती हैं। ठीक है, तो देखिए जो ये लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ बक्सर की, किसके बीच में? शाह आलम द्वितीय के बीच में, मीर कासिम के बीच में और शुजाउद्दौला के बीच में ये लड़ाई हुई थी। कहाँ पर हुई थी बैटल ऑफ बक्सर? बक्सर कहाँ पे है? बिहार के अंदर है। ठीक है, तो देखिए जो ये कंबाइंड आर्मी थी, ये मीर कासिम ने इकट्ठी करी थी। वो जानता था कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं। ये कहीं ट्रेडिंग रेडिंग तो सिर्फ कहने वाली बात है, ये तो इंटरवीन कर रहे हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बढ़िया तरीके से। तो मीर कासिम ने इकट्ठा करा था शुजाउद्दौला, और ये मुग़ल एम्परर था शाह आलम द्वितीय। हालांकि ये भी बहुत कमज़ोरी था, फ़िलहाल कोई बात नहीं। जो शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम और शुजाउद्दौला की कंबाइंड आर्मी भी ब्रिटिशर्स, जिसका निर्देशक कौन कर रहा था? कौन? हेक्टर मुनरो कर रहा था। अब इस हेक्टर मुनरो को इनकी तीनों की कंबाइंड आर्मी भी नहीं हरा पाती। देख लो, कंबाइंड आर्मी ऑफ शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम एंड शुजाउद्दौला वर डिफीटेड बाय ब्रिटिशर्स। उसे भी ब्रिटिशर्स ने हरा देते हैं। हेक्टर मुनरो इन तीनों की आर्मी को हरा देता है, और इसी के बाद शाह आलम द्वितीय को एज अ पेंशनर रख लेता है। ये प्रथम पेंशनर बन जाता है, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। अब देखिए 1765 से 1767 तक, फिर उसके बाद वापस आ जाता है। यानी 60 में ये गया था, 5 साल के बाद ही वापस आ जाता है। 1765 के अंदर रॉबर्ट क्लाइव वापस आ जाता है, और 1767 तक इसका गवर्नर बन के रहता है बंगाल का। कौन बन जाता है फिर से? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव बन जाता है फिर से गवर्नर। तो अब आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं थोड़े, जो दो कुछ कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस थे जिनका आप आंसर शायद गलत दे सकते थे, इसलिए मैंने लिख दिए कि हु वॉज द गवर्नर ऑफ बंगाल व्हेन बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट। जब बक्सर का युद्ध चल रहा था, देखिए जब बक्सर का युद्ध चल रहा था, बक्सर का युद्ध शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और सिराजुद्दौला के बीच में था। ठीक है, उस वक्त जो बंगाल का जो गवर्नर था वो कौन था? वेंसीटार्ट था। ठीक, हेनरी वेंसीटार्ट। अब देखिए आपको ये याद रखना कि 1757 से 1760 तक ही रॉबर्ट क्लाइव रहा था। वो 5 साल के लिए बाहर चला गया था। कहाँ पर? ब्रिटेन चला गया था। तो 5 साल, यानी ये 1764 में हुई है। इसके आने से 1 साल पहले बैटल ऑफ बक्सर हुई है। तो उस वक्त कौन रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है, वेंसीटार्ट रहा होगा। तो वेंसीटार्ट वॉज द गवर्नर ऑफ बंगाल व्हेन बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट। ठीक, अब आपसे ये भी पूछ सकता है हु वॉज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग बैटल ऑफ बक्सर। अब देखिए बैटल ऑफ बक्सर हुई ही क्यों? क्योंकि भाई जो ये अपना मीर कासिम था, इस मीर कासिम ने अवध के जो नवाब था शुजाउद्दौला, उसके पास जाके शरण मांगी और एक आर्मी खड़ी करी थी, जिसके अंदर शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और शुजाउद्दौला ने मिलके ब्रिटिशर्स को हराने की सोची थी। हालांकि उनकी सोचने के अनुसार ऐसा कुछ हुआ नहीं। पर बैटल ऑफ बक्सर हुई ही क्यों? क्योंकि मीर कासिम छोड़ के भागा था, क्योंकि उसके ऊपर हमला कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। तो मीर कासिम छोड़ के भागा, तो यानी मीर कासिम के बाद किसे राजा बनाया गया था? नवाब बनाया गया था। मीर कासिम के बाद जो पहले नवाब था मीर जाफ़र, उसे ही नवाब बना दिया गया था।
तो हु वॉज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग बैटल ऑफ बक्सर, तो मीर जाफ़र जो पहले राजा था उसे ही नवाब बना दिया गया था। जो पहले नवाब था मीर जाफ़र, उसे ही नवाब बना दिया गया था। तो नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग बैटल ऑफ बक्सर वॉज मीर जाफ़र। इसमें लोग देखिए पहले वाले में आंसर कर देते लोग रॉबर्ट क्लाइव, जो कि गलत हो जाता, और इस वाले में कर देते मीर कासिम। अब भाई अगर मीर कासिम ही उनका वो था तो फिर वो इसके अंदर लड़ाई क्यों करता? वो तो इसके साथ इनके ऊपर हमला कर दिया था, इसलिए छोड़ के चला गया था। तो फिर उसने आर्मी इकट्ठी करी, फिर उसने हमला कर दिया था। तो इसलिए आप बस यही सब कुछ याद रखिएगा, एक रिवीजन कर लीजिएगा। और मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग मेरी वीडियोस को 2x तो नहीं पर 1.5 से 1.75 जिसमें आपको सुविधा लगे, जिसमें आपको ठीक लगे, आप उस पर देख लिया करिए। रिवीजन पर्पजेस से बनाया हालांकि मैंने ये नोट्स, पर आपको डिटेल्ड हैं, समझना चाहें तो 2-3 बार, एक नहीं तो 2 बार में तो आ ही जाएंगे समझ में। थैंक यू पीपल।